हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 24 फरवरी हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन है पूरा आपका छपने वाला है 24 फरवरी को। तो ये एक वायरल पेपर है, यहाँ पर आप लोग पेपर कोड भी देख सकते हैं। 480 जी के पेपर कोड है और पूरा छपने वाला है आपका 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस पेपर के बताए गए सभी क्वेश्चन को अभी से तैयार कर लीजिए। फिलहाल स्टूडेंट, इस वीडियो में जो क्लास 12 हिंदी का ये पेपर है मैं पूरा आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा, एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र पेपर में लेकर जाइएगा। उसके बाद में हिंदी का पेपर है, 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। क्लास 12 हिंदी में 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड का और खंड खा इसमें 2 भाग है, तो 50 नंबर का एक भाग रहता है, तो दोनों मिलाकर 100 नंबर का जो आपका पूर्णांक है वो कंप्लीट हो जाता है हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी का उसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपको आंसर पता है तो वो भी आप लोग कॉमेंट पे जरूर बताइएगा। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, इन चारों में से आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से आपका क्या सतसई हो जाएगा, प्रेम सागर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा या गोरा बादल की कथा हो जाएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका चौथा वाला हो जाएगा, गोरा बादल की कथा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी का नंबर का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खा नंबर क्वेश्चन है कि चंद छंद बर्दन की महिमा के लेखक या रचनाकार कौन है। यानी बेसिकली इसमें रचनाकार की बात हो रही है, तो वो आपके तीसरे हो जाएंगे, गंग कवि हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। खा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए गा नंबर क्वेश्चन, छायावादी युग के गद्य लेखक कौन हो जाएंगे। आपके पेपर में भी यानी 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, सेम टू सेम पूरा पेपर ऐसे ही आने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। फर्क इतना रहेगा स्टूडेंट, पेपर में बस क्वेश्चन चेंज होंगे, क्वेश्चन एग्जामिनर देगा और पूरा क्वेश्चन भी इसी से आ सकता है पेपर में। तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूरा छपने वाला, ये याद रखिए, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो लेकर आता हूँ सभी वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो छायावादी युग के लेखक कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे राय कृष्ण दास जी। ठीक है, घ नंबर का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घ नंबर, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यानी इनमें से कौन सी रचना है भैया जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो देखा जाए स्टूडेंट तो आपका अशोक के फूल भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, हिंदी साहित्य भी, हिंदी साहित्य की भूमिका भी है। लेकिन इनमें से जो एक रचना है स्टूडेंट हिंदी काव्यधारा, ये इनकी रचना नहीं है। ये रचना किनकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये और वे संस्मरण के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी क्लास 12 हिंदी में इनका जिक्र भी किया जाता है, जयरेंद्र कुमार। ठीक है, जयरेंद्र कुमार का ये संस्मरण रचना है जो स्टूडेंट 8 नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है 5 गद्य के क्वेश्चंस, यानी 5 गद्य के मैंने बता दिया, 5 के पद यानी कवि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का जो कि का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखारवाट के रचनाकार कौन है, अखारवट के रचनाकार कौन है। तो इनमें से आपके मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, यानी का नंबर का दूसरे का नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी। तो इनमें से मैं बात करूं स्टूडेंट तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खा नंबर का आपका वो हो जाएगा आपका 1936, यानी दूसरे वाला 1936 हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो भैया मैथिली शरण गुप्त की मैं बात करूं तो वो द्विवेदी युग से संबंधित है, यानी इनमें से पहला हो जाएगा द्विवेदी युग बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, और ये सभी ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुविकल्पीय के जो आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, कभी भी कट नहीं होता। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है सभी
क्वेश्चंस को और जो मैं बताता हूँ, जो पेपर लेकर आता हूँ, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। घ नंबर है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इनमें से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा? कलकाशी हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बिल्कुल भी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 4। इनमें से मैं बात करूं तो आपका चक्रवाल हो जाएगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना बताया जा रहा है बुक के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल जो आपके क्वेश्चन थे, मैं बात करूं कितने क्वेश्चन थे, 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न था, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक कर ही आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? निम्नलिखित जो गद्यांश है उसके आधारित हमें प्रश्नों के क्या करना है? उत्तर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग स्टूडेंट, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है तो मैं बता दूँ आपको। देखिए 5 प्रश्न आपके एक गद्यांश से, इस गद्यांश से 5 प्रश्न जुड़ा होगा। ठीक है, और आपको 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, यानी 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी 5 दूनी 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और पेपर में मैं बात करूं तो 2 आपके गद्यांश दिए जाते हैं, ये देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए जाते हैं। इनमें से केवल एक ही करना है और इसके बताए गए गद्यांशों पर प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं दिखा दूं आपको, टोटल आपके 2 गद्यांश दिए हुए हैं और इसमें जो प्रश्न दिया है हमें उसी का उत्तर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी हमें बताना है भैया कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको चैप्टर का नाम भी दिखा देता हूँ। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो एक प्रकार से यह देखिए राष्ट्र की बात हो रही है, तो जहाँ पर राष्ट्र की बात हो जाए समझ जाइए कि भैया राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किससे? राष्ट्र के स्वरूप। जो आपका चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 हिंदी का, इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब यहाँ पर जो मैं बात करूँ स्टूडेंट, आपका 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कैसे कंफर्म हो जाएगा? क्योंकि भैया आपने जो ये गद्यांश दिया हुआ था, इसका आपने चैप्टर का नाम बता दिया है, इसके लेखक का नाम बता दिया है और उसी को कॉपी भी लिखना है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बाकी के जो बचते हैं 4 क्वेश्चन, इसका भी मैं आंसर दिखाता हूँ कैसे लिख रहा है। यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या दी हुई है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर जो आपका यहाँ तक दिया है ना कि साक्षात देखना चाहते हैं, यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या करनी है। कैसे करनी है आप लोगों को स्टूडेंट, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में बता रखा है, लेकिन आप लोगों को नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट एग्जाम में पेपर देने गए 24 फरवरी को, आपको गद्यांश को नहीं सॉल्व करना आता, आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको ढूंढना है ट्रिक के हिसाब से, लेकिन जो आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसी को उठाकर कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी को उठाकर कॉपी में लिख दोगे तो आपका कितना नंबर पक्का है? आपका स्टूडेंट 1 नंबर तो कंफर्म है। मान लीजिए आपने राइटिंग से अच्छे से लिखा है, ठीक है, तो 2 नंबर भी दे सकता है एग्जामिनर। उसके मूड पर डिपेंड करता है और लिखने का तरीका पर आपके। उसके बाद में देखिए जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, इसी गद्यांश में। कैसे मिलेगा दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि आपका ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्र सर्वधर्म का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्र सर्वधर्म का प्रकार, ये देखिए यही राष्ट्र सर्वधर्म का स्वाभाविक प्रकार है। तो क्या है स्वाभाविक प्रकार? क्या है स्टूडेंट? ये देखिए उसके तेज के अपने यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग इसका तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, क्या आशय स्पष्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, आशय आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान जकड़ नहीं रखता, वही अपना पुष्टि करके आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक स्टूडेंट ये भी 2 नंबर कंफर्म कर देगा। यानी जो गद्यांश होता है स्टूडेंट, उसका आंसर आपको उसी गद्यांश में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेखक किस प्रकार या किस राष्ट्र का स्वागत करना
चाहता है तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, लेखक ने किस प्रकार राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, यानी ये देखिए यहाँ से कि वरन अपने वरदान से पुष्टि करके आगे बढ़ना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक लिख दीजिए। टोटल आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, यानी बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी ज़्यादा एक प्रकार से दिमाग लगाए, बस आपको चैप्टर का नाम ट्रिक से पहचानना है, बाकी का पूरा 10 नंबर आपका फ्री का रहता है। बस आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अथवा करके दिया हुआ है, ये देखिए अथवा करके आपका दिया हुआ है एक और, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऊपर वाले का गद्यांश आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो ऊपर वाला दिया हुआ है ना, जो राष्ट्र के स्वरूप से, तो आप ये वाला कर सकते हैं कि अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। देखिए पुरुषार्थ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाग्योदय की बात हो रही है, कि भाग्य की बात हो रही है, तो समझ जाइए यहाँ पर भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर का नाम है। और इसके जो आपके लेखक है जयनेंद्र कुमार जी, जो कि आपका शायद सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। और ये लिया हुआ है। टोटल जो 2 प्रश्न है ये कंपलसरी है, जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया है। भाग्य और पुरुषार्थ चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम है जयनेंद्र कुमार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींची हुई ना, कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। तो एक प्रकार से ये दिया हुआ है इसका अर्थ। अब इसी का पीरियड बता रहा है आपको कि भैया जो जयनेंद्र कुमार जी है इसका अर्थ कैसे बताया है अपने शब्दों में, ठीक है। नहीं आता है तो उठाकर पेस्ट कर दीजिएगा, 1 नंबर तो कन्फर्म है, ये कंपलसरी है स्टूडेंट। देखिए जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो रट्टा नहीं मार कर जाता, उसके लिखने का तरीका अलग होता है और वो क्या क्वेश्चन का आंसर को बनाकर प्रेजेंट करता है अपने शब्दों में, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनर देखता है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। बाकी के जो 3 प्रश्न है इसका आंसर आप लोग हिस्ट्री में देख कर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इतना तो कर ही सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोटल यहाँ पर भी 10 नंबर आपको दिए जाएंगे एक पद्यांश पर, ठीक है। और इसमें भी 2 पद्यांश आपके पेपर में दिए होते हैं। ये देखिए पेपर में कितने पद्यांश दिए होते हैं, पेपर में 2 पद्यांश इसके भी दिए होते हैं। इनमें से केवल किसी एक को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यानी जिस तरह से गद्यांश दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए इसके भी प्रश्नों का उत्तर देना। टोटल 5 प्रश्न है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। ये देखिए टोटल 2 नंबर का एक आपका प्रत्येक प्रश्न रहेगा और आपको 10 नंबर दिया जाएगा एक पद्यांश पर। जैसा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये कवि से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पद्यांश कि बारग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। एक प्रकार से दिया हुआ है और ये जो लिया गया भैया ये प्रेम बहादुरी से लिया गया है। चैप्टर का क्या नाम है, प्रेम बहादुरी। और इसके जो आपके कवि है वो है हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी रहेगी, ये नीचे वाला से रहेगा, ठीक है। तो इसका व्याख्या कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या दिया होता है कि जो 3 प्रश्न दिया होता है इससे जुड़े, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को इसी में देखकर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो मेरे पद्यांश को भी सॉल्व करना अपने यूट्यूब चैनल पर बता रखा है, आप लोग देखा होगा वीडियो, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अथवा करके एक और दिया हुआ है, ये देखिए अथवा करके दिया हुआ एक और पद्यांश आपका कि कहना ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग हो उर्स में तभी दुर्ग से सजेगा आज, तभी क्या दुर्ग से सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पद की, यहाँ पर देखिए पतंग की और अमरदीप की निशानी है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। ये मैंने पढ़ा था स्टूडेंट, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये गीत से लिया गया, चैप्टर का नाम है गीत। और इसके जो कवि है वो है आपके महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा जी इसके कवि है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ था बेसिकली आपका यही दिया होता था कि भैया उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए। जो आपका ये रेखा खींची हुई ना कि कह ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी, आग उर में तभी दुर्ग से सजेगा आज पानी। तो इसका आप लोगों को अर्थ बता रहा है जो कि महादेवी वर्मा जी ने इसका अर्थ बता रखा है। 2 प्रश्न जो होता है वो आपके चाहे गद्यांश हो पद्यांश दोनों में पूछा जाता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये वाला, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अगला
जो हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने गद्दांश और पद्मांश आपको नहीं आता सॉल्व करना, तो मैंने बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मैंने गद्दांश का आपको तरीका बता दिया है और वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में आपको करना क्या है, ठीक है, आप लोगों को मेरा कॉपी वाला वीडियो देख लेना है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, तो उसमें भी मैंने तरीका बताया हुआ है गद्दांश को सॉल्व करने का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिया है 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर हमें एग्जामिनर देगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए 5 नंबर आपको एग्जामिनर देगा, 3 + 2 = 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, दूसरा है आपका हरिशंकर प्रसाद जी का, और तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ये जो 3 जीवन परिचय है स्टूडेंट, में बात करूँ 3 जीवन परिचय लेखक का, आपके इस बार 24 फरवरी को पूछे जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा। जीवन परिचय आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में भी दिया हुआ है, और आपको हमारे चैनल पर भी जीवन परिचय का वीडियो देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 शब्दों में आपको ये करना है, और आपको दिया जाएगा टोटल 5 नंबर। कितने दिए जाएंगे, टोटल आपको 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहला देखिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, दूसरे पर है आपके महादेवी वर्मा जी, और तीसरे पर है आपके मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। तो ये तीनों जीवन परिचय को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कवि के जीवन परिचय में, ठीक है। आपका चाहे लेखक का हो या कवि का, दोनों हर साल पूछा जाता है, और 5-5 नंबर का शब्द सीमा आपको पता है कितने शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में। 6 नंबर क्वेश्चन है कर्मनाशा की हार, देखिए कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। 5 नंबर इस पर भी दिया जाएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कहानी की प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर देखिए बहादुर वहाँ पर भी दिया हुआ है, कर्मनाशा का भी कर सकते हैं, बहादुर का भी कर सकते हैं, और नीचे में भी यही दिया हुआ है। तो बहादुर जो है भैया बेर बहादुर, ये उसमें नेपाल का लड़का 11 से 12 साल का, उसी का चरित्र चित्रण, उसी की विशेषताएँ आपको बतानी है, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देख सकते हैं आप लोग कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अधिकतम शब्द सीमा वही है 80 शब्दों में। ये खंडकाव्य होता है जिला वाइज, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं ये जिला वाइज होता है। अलग अलग ज़िले में अलग खंडकाव्य लगता है। किसी के ज़िले में मुक्तिया के खंडकाव्य लगता होगा, किसी में सत्य का जीत, किसी के में रसरथी, और किसी के में आलोक वृत्त, किसी के में त्यागपति और श्रवण कुमार, ठीक है। तो आप लोग अपना खंडकाव्य ढूंढ लीजिएगा जो आप चैप्टर को पहचानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अपना खंडकाव्य आप लोगों को ढूंढ लेना है, ठीक है। अपना खंडकाव्य कि कौन सा खंडकाव्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगता है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा आपको। खंडकाव्य वाले भाग में जाओगे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो आपका ज़िला होगा, अपने ज़िले के नाम से आप लोग ढूंढ सकते हैं बखूबी से, ठीक है। और आपको वही खंडकाव्य तैयार करना है, क्योंकि पेपर में कोई अन्य खंडकाव्य आप लिख कर आते हैं तो जो आपका 5 नंबर है वो बिल्कुल कट हो जाएगा, ठीक है। आपको नंबर नहीं दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। खंड खा में देखिए, खंड खा में 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। किसी एक का क्या करना है आपको, सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट इसके अनुवाद के लिए, यानी ये संस्कृत में दिया हुआ है ना, इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए। और 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ के लिए, आपको चैप्टर का नाम बताना है, पाठ का नाम बताना है कि किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। अथवा करके 2 आपका संस्कृत का गद्यांश पेपर में दिया जाता है, ये देख सकते हैं। जैसा कि ये सबसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य उवाच न, यहाँ पर देखिए याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेय क्या प्रत्यु कामाय पति प्रिय भवति, क्या आत्मनस्तु वे कामाय प्रति प्रियो भवति न वा अरे जाया कबाया जाया फ्री, यहाँ पे देखिए कबाय जाया जाया प्रिया भवती। इस प्रकार से एक प्रकार से संस्कृत का ये आपका गद्यांश दिया हुआ। चैप्टर का नाम जैसे कि मेरे संदर्भ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर संदर्भ के लिए ही दिया जाता है। तो ये लिया गया है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। अथवा करके ये दिया हुआ मान लीजिए
ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन होता है वो होता है अनुवाद करना, यानी हिंदी में उसका अर्थ बताना, हिंदी में इसका मीनिंग निकालने, क्योंकि जो संस्कृत में लिखा हुआ है ना, इसका हिंदी में मीनिंग लगाइए, तो इसी को कहते हैं अनुवाद करना। ठीक है, तो सबसे कठिन जो होता है वो अनुवाद करना ही आता है। जो भी आपको आता हो दोनों में से वो कर लीजिएगा। इसमें मैं बता दूं चैप्टर का नाम है महामना मालवीय, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय से लिया गया है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं ने स्थापना की थी 1916 में, आप लोगों को पता होगा ना। उसके बाद में देखिए खंडखा, ये स्टूडेंट देखिए खंडखा क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको 7 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए ये आप लोग जैसे हिंदी में पद्यांश होता है ना, गद्यांश और पद्यांश, सेम इसी प्रकार से ये संस्कृत का पद्यांश है जिसको हम श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी सेम प्रोसेस दिया कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको भी यहीं पर वही करना है। 7 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए, 5 नंबर आपको इसका हिंदी में अनुवाद बता लाने के लिए। जैसे कि ये देखिए आपका ये दिया हुआ है ऊपर कि जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यारंभ धर्मस्य चा धरस्य चा। ठीक है, ये दिया हुआ सुभाषित रत्नावली चैप्टर से ये लिया गया है। किस चैप्टर से? सुभाषित रत्नावली। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोज में बताया, जो सुभाषित रत्नावली चैप्टर है आपका, इससे एक ना एक आपका श्लोक पेपर में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसके जितने भी 34 या 35 स्टूडेंट एक प्रकार से वो दिए होंगे श्लोक, ठीक है, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, क्योंकि आएगा तो आएगा ही। इसी से एक ना एक तो आएगा और करना एक ही है, अथवा करके 2 दिया रहने दो। ठीक है, और ये वाला भी स्टूडेंट वहीं से है, सुभाषित रत्नावली चैप्टर से। तो दोनों में से किसी एक को पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और कॉपी वाला वीडियो देख लोगे तो आपका जो डाउट है सारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या गद्दांश पद्यांश से सॉल्व करने से रिलेटेड मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। टोटल 4 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, टोटल 4 दिए हुए हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि इनमें से मैं एक आपको डेमो करके दिखा देता हूँ, यानी सॉल्व करके, और आप लोग भी अपने हिसाब से क्वेश्चन बैंक में आपके दिया हुआ ये सभी प्रश्न तो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि दिया हुआ है कि भारत चीन देशों कश्मीर धर्म में निष्ठावंतों, ठीक है, भारत चीन देशों का संबंध धर्म में निष्ठावंतों, ये दिया हुआ है। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, यानी संस्कृत में इसका उत्तर दे रहा है। देखिए, तो भारत चीन देशों, ठीक है, धर्म, यहाँ पे कश्मीर की जगह पर आ जाएगा धर्म निष्ठा, धर्म, ठीक है, निष्ठावंते, तो इसमें कश्मीर का हटा दीजिए, बाकी का एडजेक्टिव वही रहेगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का नंबर कि करुण रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी करुण रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट दिया जाएगा 2 नंबर। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर 2 नंबर कैसे दिया जाएगा। देखिए, आपको अथवा करके लिखना होता है। ठीक है, ये देखिए अथवा वाला आप चाहे श्रृंगार रस का परिभाषा दे दीजिए या करुण रस का, तो हमें परिभाषा उदाहरण लिखना है। जैसे कि करुण रस का मैं परिभाषा बताऊँ आपको कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव और भाव ये संचारी भाव में सहयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए स्टूडेंट कि जता फल कुबिन खग अतदीना फल कविवर कर हीरा और असबब जीवन बदबिन तो ही जो जड़देव जियावर बोही। और एक और इसका उदाहरण है स्टूडेंट करुण रस का कि एक है बड़ी खोयो भुजंग सी जड्डी फंसा पटक रही थी शीश और अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो एक इसका एक और है। ठीक है, खा नंबर है उपमा अलंकार अथवा और उपन्यास अलंकार का लक्षण उदाहरण देखिए। तो अथवा करके केवल एक ही करना रहेगा, 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर आपको उदाहरण का दिया जाएगा। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। गा नंबर दिया हुआ है कि चौपाई अथवा रोला छंद, ठीक है स्टूडेंट, चौपाई अथवा रोला छंद ए उदाहरण लिखिए। यानी हमें चौपाई में से चाहे आप रोला का परिभाषा उदाहरण लिख लीजिए, मात्रा लगा दीजिए, या चौपाई का। ठीक है, तो ये जो आपका ये तीनों टॉपिक है स्टूडेंट, रस, छंद, ठीक है, और आपका अलंकार, ये मैंने आपको लिए एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें कि मैंने तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिख रहा है पेपर में। ये टोटल आपके 4 निबंध दिया हुआ है, लेकिन इनमें से किसी एक ही पर करना है। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है विज्ञान वरदान है अभिशाप,
दूसरा है साहित्य और समाज, तीसरा है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, चौथा है भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान। तो ये चारों टॉपिक में से स्टूडेंट, ठीक है, चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर तैयार कर लीजिएगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यानी इस पेपर में बताए गए जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ सभी का वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन का नंबर का पहला क्वेश्चन कि भवनम का शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपका खा वाला हो जाएगा राइट आंसर, 2 प्लस अरब हो जाएगा, आपको 1 नंबर यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है योद्धा का शब्द विच्छेद होगा, तो योद्धा का जो शब्द विच्छेद हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा गा वाला, योद्ध प्लस धा हो जाएगा, योद्धा का सही शब्द विच्छेद। तीसरा है दोगधा का शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दोगधा का जो आपका शब्द विच्छेद हो जाएगा वो घा वाला हो जाएगा, दोध प्लस धा हो जाएगा, दोधा का सही शब्द विच्छेद। ठीक है, योद्धा दोगधा ये दोनों एक ही है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है, योद्धा है वो दोगधा है। ठीक है, एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन दिया जाता है, पढ़ लीजिएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में सबके क्वेश्चंस होते हैं। खा नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, घनश्याम में समास है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है स्टूडेंट की घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा, अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो इन चारों में मैं बात करूं जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, यानी घनश्याम में समास है कर्मधारय। दूसरा है कुपुत्र में समास कौन सा है, तो इसमें भी शायद कर्मधारय समास है। ठीक है, इसमें भी 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, कर्मधारय समास राइट आंसर हो जाएगा। कुपुत्र घनश्याम दोनों में एक ही है। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन, अरे 13 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्व में प्रत्यय है, बतुप तो होगा नहीं, कत भी नहीं होगा, तबियत भी नहीं होगा, तो बचता क्या है, त्वा बचेगा। तो इनमें से जो त्वा वाला है वो राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि बतिबार में प्रत्यय है, बतिबार में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका बतुप हो जाएगा, यानी दूसरे क्वेश्चन का खा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और 1 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा गया है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला है रामेण सा सीता वन बगच्छति, दूसरा है सा पादेन खज्ज अस्त, तीसरा है प्रकृति साधु यानी प्रकृति के साधु। ठीक है, और इसमें जैसे सा पादेन खज्ज अस्त वाला मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें बताया गया है। तो क्या है सा पादेन खज्ज अस्त यानी वह पैर से लग रहा है, इसमें जो इसका नियम हो जाएगा सूत्र एड़ा विकार्य हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, येड़ा विकारा, उसके बाद में इसमें जो नियम हो जाएगा यानी विभक्ति जो हो जाएगा इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, तृतीय विभक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल जो आपका रेखांकित पद उस पर विभक्ति था, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का पत्र लेखन होता है, आपको किसी एक पर ही पत्र लिखना है, जैसे कि ये दिया हुआ है सबसे पहला कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है आपका एक मित्र शिमला में रहता है, आप उसके आमंत्रण पर ग्रीष्मावकाश में वहाँ गए थे और प्रकृति सौंदर्य का खूब आनंद उठाया था, पर यहाँ पर देखिए घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। यानी भैया घर वापस आप लौट कर आ रहे हैं, अपने मित्र के यहाँ पर शिमला गए थे, शिमला मनाली घूमने टहलने गए थे, तो यहाँ पर इसी का जिक्र हो रहा है स्टूडेंट, जो कि 14 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छा लगा है। लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे भी वीडियो लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। जय हिंद।